सलाम। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं कुबरनेटिस का चैप्टर 1 से। तो अब हम पढ़ेंगे डेवऑप्स और नोऑप्स के बारे में। अब पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि डेवऑप्स के लिए जो है हमारा जो पूरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो डेवऑप्स और नोऑप्स की वजह से शिफ्ट हो गया है, वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। अब हमने डेवऑप्स तो डिस्कस कर लिया है, अब ये नोऑप्स क्या है इसको हम ज़रा देख लेते हैं। अब डेवऑप्स जो है वो यही है कि हम डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का टीम को मर्ज कर लेते हैं तो एक ही टीम बन जाता है। लेकिन नोऑप्स वो होता है कि जब हमें ऑपरेशंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें कोई भी अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कोई नेटवर्किंग का नॉलेज के बारे में कुछ पता होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि डॉकर और कुबरनेटिस जैसे टूल्स अब ये नॉलेज मांगते ही नहीं। अब आप इस नॉलेज के बगैर भी एप्लीकेशन को बहुत आसानी से डिप्लॉय कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो इस वजह से अब डेवऑप्स में भी जो थोड़ा बहुत भी पता होना चाहिए था आपको नेटवर्किंग और सब के बारे में, वो भी अब पता होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब डेवलपर्स ही डायरेक्टली सारा ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं, हर चीज़ को डिप्लॉय करना और सब करना। अब थोड़ा बहुत तो काम रहता ही है। थोड़ा बहुत काम से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल हर चीज़ को सिक्योर करना, जो एक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होता है, या थोड़ा बहुत काम रहता है फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ा टीम हो जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पूरा एप्लीकेशन में 50,000 या 1 लाख कंटेनर्स हो। अब जहाँ इतने कंटेनर्स है वहाँ तो डेवलपर्स के लिए भी मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है कि अब जाहिर सी बात है 50,000 या 1 लाख कंटेनर्स अगर हो तो डेवलपर्स इस सब को संभाले या अपना खुद के एप्लीकेशन को डेवलप करे, क्योंकि फिर उनके टाइमलाइंस भी उतना ही स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर इतना बड़ा कंपनी है तो उनके फिर डेडलाइंस भी उतना ही स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे लोग से मेरा मतलब है जो ऑपरेशंस वाले लोग होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन उनका फ़ायदा ये है कि अब उनको एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी पता होने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा सीधा बस कंटेनर्स को मैनेज करते रहेंगे, हर चीज़ को YAML फाइल्स बनाते रहेंगे, स्क्रिप्ट्स बनाते रहेंगे, डॉकर फाइल्स बनाते रहेंगे, वो सब करते रहेंगे। उनका काम उसमें ही रहेगा, उनको कुछ एप्लीकेशन के बारे में कुछ पता होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप डेवऑप्स को एक बहुत ही बड़ा लेवल पे सोचो जहाँ थोड़ा बहुत ऑपरेशंस टीम का ज़रूरत पड़ता भी है, तो उधर भी बहुत आसानी हो जाती है कि ऑपरेशंस टीम को कुछ भी पता होने की ज़रूरत नहीं है डेवलपमेंट के बारे में, जो आज तक नहीं हो सका। अब नो ऑप्स तो होता है वो यही होता है कि जब हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारा ऑपरेशंस को जब डेवलपर को मैनेज नहीं करना पड़ता है, जब ऑटोमेटिकली हो जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू या कोई ऐसी चीज़ के थ्रू, तो हम उसको बोलते हैं नो ऑप्स। तो नो ऑप्स का मतलब है नो ऑपरेशन, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो ओनली डेवलपमेंट होता है, मतलब डेव। तो इसलिए नो ऑप्स और डेवऑप्स जो है दोनों बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आपका टीम वाकई में इतना छोटा है या मीडियम साइज्ड है कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है कोई भी ऑपरेशंस टीम का, तो आपका एक नो ऑप्स टीम बन जाता है, क्योंकि कोई है ही नहीं ऑपरेशंस वाला, हर चीज़ सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, मतलब डॉकर और कुबरनेटिस, और डेवलपर्स तो अपना डेवलपमेंट का काम कर ही रहे हैं। लेकिन जहाँ इतना बड़ा कंपनी आता है, जहाँ 50,000 या 1 लाख कंटेनर्स हैं, वहाँ पर डेवलपर्स के लिए संभालना इस वजह से मुश्किल नहीं बनता है कि उनको आता नहीं है, इस वजह से मुश्किल बनता है कि टाइम नहीं है 1 लाख कंटेनर्स या 50,000 कंटेनर्स को संभालने जाए या फिर एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने जाए। तो इसलिए फिर जो टीम होता है जो इस सब को मैनेज करता है, वो भी एक डेवऑप्स का पार्ट ही होता है, फिर वो होता है डेवऑप्स। क्योंकि आपका ऑप्स टीम जो होता है वो सेपरेट तो नहीं होता है, उनको एप्लीकेशन के बारे में बहुत कुछ पता भी होता है, बल्कि उस पर काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन एडिशनल बेनिफिट भी यही है कि अगर आप चाहते हो कि वाकई में आप डेव और ऑप्स को सेपरेट रखो, तो आपका जो ऑप्स का टीम है वो फिर इस तरह से कर सकता है कि आपका ऑप्स टीम जो है वो इस तरह से कर सकता है कि उनको एप्लीकेशन के बारे में कुछ पता होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स के हद तक ही रह सकते हैं, उनको फिर कोई भी चीज़ एप्लीकेशन का डेवलपमेंट के अंदर देखना ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर करना भी पड़ता है एक और ऑप्स टीम को एक और ऑप्स टीम को अगर काम करना भी पड़ता है डेवलपर्स के अलावा, तो भी उनको कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन के बारे में, तो ओवरऑल सबको काफ़ी आसानी हो ही जाती है। आई थिंक ये बात आपको समझ आया होगा। अब इंट्रोड्यूसिंग कंटेनर टेक्नोलॉजीज़, अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, RKT मतलब रॉकेट, डॉकर, कुबरनेटिस, इस सब के बारे में हमने पढ़ा है। हमने कंटेनर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। हमने LXC और LVMs इस सब के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। लिनक्स कंटेनर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा है। वर्चुअल मशीन्स के बारे में पढ़ा है। वर्चुअल मशीन्स वर्सेस कंटेनर्स भी हमने देखे, बिल्कुल वही डायग्राम है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है अगर आप कंटेनर सिस्टम को इस्तेमाल करोगे तो फिर आप एक हाइपरवाइज़र को इस्तेमाल करोगे, और वो हाइपरवाइज़र जो है वो आपके बहुत सारे कंटेनर्स को क्रिएट करे। अब यहाँ हाइपरवाइज़र नहीं दिया हुआ है,
चलो अगर वो ना भी इस्तेमाल हो रहा, आपका होस्ट ओएस से ही डायरेक्टली आपके मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट हो रहे हैं जो आइसोलेट हुए हुए हैं एक दूसरे से, और आपका जो वर्चुअल मशीन है उसमें फिर एक एक्स्ट्रा गेस्ट ओएस भी लगता है, और अब इस स्पेसिफिक डायग्राम में आपका एक एक्स्ट्रा हाइपरवाइजर भी लगता है ताकि आप रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली डिवाइड कर सको। लेकिन होस्ट ओएस में इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब कंटेनर्स में इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि आपके सारे कंटेनर्स जो होते हैं वो अपने सिर्फ एप्लीकेशन चलाने के ही हद तक आइसोलेशन उनको चाहिए, उनको उसको फर्दर आइसोलेशन नहीं चाहिए कि हमारा ओएस भी बिल्कुल आइसोलेटेड हो, हमारा एक बिल्कुल ही सेपरेट ओएस हो, हमारा ओएस शेयर्ड भी ना हो, हम मतलब बिल्कुल ही सेपरेटली चले। तो उसके लिए तो फिर वीएम ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसलिए उसका सिक्योरिटी भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ओवरऑल फास्टनेस के लिए और मोस्ट चीज़ों के लिए जो है कंटेनर्स ही काफ़ी रहते हैं। जब आप वीएम्स को रन करते हो एक होस्ट के ऊपर तो आपके पास 3 सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अब उन वीएम्स के नीचे उसका ओएस होता है, हाइपरवाइज़र होता है जो फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं, और इसी तरीके से आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं वीएम्स के अंदर वो आपका ओएस पे ऊपर काम करता है और वो बिल्कुल सेपरेटली होता है। मतलब है कि आपको हाइपरवाइज़र इस तरह से कॉन्टैक्ट कर लेता है, जो आपका गेस्ट ओएस होता है वो आपका हाइपरवाइज़र को इस तरह से कॉन्टैक्ट करता है जैसे वो उसका एक पर्सनल कंप्यूटर हो। मतलब है कि ओएस को पता ही नहीं है कि वो हाइपरवाइज हुआ हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है वर्चुअल मशीन्स का, और इसका पर्पस भी यही है कि खुद वर्चुअल मशीन को भी नहीं पता हो कि मैं वर्चुअलाइज्ड हुआ हूँ, तो इसका यही पर्पस है। अब कंटेनर्स जो है, अब ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अभी मैं इसके थ्रू इतना डीप नहीं जाऊँगा। अभी भी हमने पढ़ लिया वर्चुअल सीपीयूज, कर्नल्स और इस सब के बारे में। बिल्कुल वही चीज़ है, क्योंकि हाइपरवाइज़र जो है हमारा रिसोर्सेज को डिवाइड कर लेता है या वर्चुअल रिसोर्सेज बना देता है। मतलब है कि फेक वर्चुअल सीपीयू या फेक वर्चुअल कर्नल। तो फिर उसके बाद जब हमारा गेस्ट ओएस इससे कम्युनिकेट करता है तो उसको ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि हाँ हम अपना फिजिकल सीपीयू से ही बात कर रहे हैं, हम अपना फिजिकल कर्नल से बात कर रहे हैं, जबकि वो वर्चुअल कर्नल से बात कर रहे होते हैं जो आइसोलेटेड भी हुआ हुआ है। तो इसलिए ये मतलब दोनों काफ़ी डिफरेंट है, कंटेनर्स और वर्चुअल मशीन्स, और इसे हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है तो मैंने इसको स्किप कर लिया है। अब हमने कंट्रोल ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा है, लिनक्स नेम स्पेसेस के बारे में भी पढ़ा है। तो इन चीज़ों के थ्रू कंटेनर आइसोलेशन यूज़ होता है और लिनक्स नेम स्पेसेस के थ्रू भी डिवाइड हो सकता है। और यहाँ एक और चीज़ नया आता है, इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने बोला कि कर्नल नेम स्पेसेस के थ्रू हम अपने प्रोसेसेस को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नेम स्पेसेस के भी टाइप्स है, माउंट नेम स्पेस, प्रोसेस आईडी नेम स्पेस, नेटवर्क नेम स्पेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नेम स्पेस, यूटीएस नेम स्पेस, यूज़र आईडी नेम स्पेस, बहुत अलग अलग तरह के नेम स्पेसेस मौजूद है। तो ईच नेम स्पेस जो होता है वो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज को आइसोलेट करने के लिए है। फॉर एग्जांपल जो यूटीएस नेम स्पेस है वो आपका होस्ट नेम और डोमेन को आइसोलेट करता है, और आपका नेटवर्क नेम स्पेस जो होता है वो आपके नेटवर्किंग प्रोसेसेस को आइसोलेट कर देता है ताकि आपका जो नेटवर्क इंटरफेस है वो भी वर्चुअलाइज्ड हो। तो ये सारे चीज़ें जो होते हैं ये सब आपके नेम स्पेसेस ही कहलाते हैं। ये बस अलग अलग टाइप्स ऑफ नेम स्पेसेस है कि हर नेम स्पेस का टाइप जो है वो एक अलग टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करेगा। ये आपका माउंटिंग डाटा स्टोर करेगा, ये आपका प्रोसेस आईडी डाटा स्टोर करेगा, ये नेटवर्क डाटा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन डाटा, यूटीएस डाटा, यूज़र आईडी डाटा, और भी बहुत अलग अलग किस्म के हैं। अब नेटवर्क नेम स्पेस जो है वो एक प्रोसेस होता है जो बिलोंग करता है, अब नहीं है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो मतलब वही बात है कि हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस होता है वो भी अपना एक वर्चुअलाइज्ड वर्जन होता है। मतलब है कि ईच कंटेनर जो है वो अपना ही एक अलग नेटवर्क इंटरफेस देखता है, मतलब है कि वर्चुअलाइज्ड हुआ हुआ है। अब कंप्यूटर में फिजिकली तो एक ही नेटवर्क इंटरफेस लगा हुआ है, लेकिन ये वर्चुअलाइज्ड हुआ हुआ है, और ईच वर्चुअल मशीन जो है वो अपना एक नेटवर्क इंटरफेस को इंडिविजुअली देखता है, या ईच कंटेनर जो है वो अपना एक इंडिविजुअल नेटवर्क इंटरफेस को देखता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि नेम स्पेसेस किस तरह से आपके एप्लीकेशंस के इंडिविजुअल प्रोसेसेस को डिवाइड करते हैं। अगर वो कोई नेटवर्क प्रोसेस है तो फिर आप नेटवर्क नेम स्पेस को इस्तेमाल करोगे। अगर कोई यूज़र आईडी नेम स्पेस है, कोई यूज़र आईडी प्रोसेस है तो फिर आप यूज़र आईडी नेम स्पेस को इस्तेमाल करोगे। अगर कोई माउंटिंग प्रोसेस है तो फिर आप माउंट नेम स्पेस को इस्तेमाल करोगे। तो आप इस तरह से करते हो। आप सीपीयू और मेमोरी और नेटवर्क बैंडविड्थ और इस सबको लिमिट भी कर सकते हो एक स्पेसिफिक कंटेनर के लिए या स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए, स्पेसिफिक पॉड के लिए। पॉड क्या है वो हम अभी आगे जाके देखेंगे। मतलब है कि आप रिसोर्सेज को लिमिट कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो सी ग्रुप्स के थ्रू। मतलब है कि कंट्रोल ग्रुप्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है। जिस तरह आप यूजर्स को भी लिमिट कर सकते हो, आप रिसोर्सेज को भी लिमिट कर सकते हो।
अब डॉकर के बारे में यहाँ एक इंट्रोडक्शन हुआ है कि डॉकर है क्या, इमेजेस क्या है, रजिस्ट्रीज क्या है, कंटेनर्स क्या है, लेकिन ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये उसका पूरा लाइफ साइकिल है जो हमने एक डायग्राम में ऑलरेडी यहाँ देख लिया है। ये सारी चीज़ें भी हमने देख लिया है। कंटेनर्स वर्सेस वीएम्स, इमेजेस, पोर्टेबिलिटी, ये सब हमने देख लिया है। आरकेटी मतलब रॉकेट। अब ये एक अल्टरनेटिव है डॉकर का, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्योंकि हमने रॉकेट के बारे में इतना तो नहीं देखा था डॉकर का बुक के अंदर, हो सकता है कि यहाँ थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हो। अब डॉकर दुनिया का सबसे पहला कंटेनर प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से कंटेनर्स मेन स्ट्रीम हो गए। अब पहले तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि लिनक्स के जो कंटेनर्स थे वो सिर्फ लिनक्स तक ही थे, लेकिन डॉकर ने उसको ऐसा बना दिया कि हर सिस्टम उसको इस्तेमाल कर सके। इसलिए डॉकर की वजह से अब कंटेनर्स हर चीज़ में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। और इसीलिए ही डॉकर जो है, डॉकर इटसेल्फ जो है वो आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं करता है। वो जो एक्चुअल आइसोलेशन होता है वो तो आपका इंडिविजुअल डॉकर के इंजन के पार्ट्स होते हैं। मतलब है कि जो आपका पहले तो एलेक्सी था, तो अब एलेक्सी रिप्लेस हो गया लिब कंटेनर से। आपका लिब कंटेनर करता है, आपके बाकी की चीज़ें करते हैं। अब डॉकर के बाद OCI जो है, OCI तो आपका इंडस्ट्री बन गया, लेकिन डॉकर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो OCI के स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़ते हैं। जिस तरह अगर मैं बोलूँ कि ब्लीच है फॉर एग्जांपल, या चलो ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है, फूड का फॉर एग्जांपल USA के अंदर FDA है, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब है कि वो देखता है कि कौन कौन सी चीज़ें में कौन कौन से रूल्स बनाने हैं खाने पीने की चीज़ें के लिए। मतलब है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब है कि जो भी चीज़ें कंज्यूम होते हैं उन पे जो लॉज बनते हैं USA के अंदर वो FDA बनाता है। तो जो रूल्स FDA बनाता है वो सारे रूल्स जो होते हैं वो आपके एक मतलब जाहिर सी बात है कि ये एक ओवरऑल गाइडलाइन होता है। अब चाहे आपका कंपनी हो लेस, चाहे आपका कंपनी हो कोई और हो, अब मेरा दिमाग में अभी कोई नहीं आ रहा है, लेस के अलावा भी अगर कोई और हो तो फॉर एग्जांपल चीटोस है, लेज है, ये दोनों चिप्स कंपनीज़ हैं। लेकिन ये दोनों जो है ये ईटिंग मतलब ये ड्रग्स है मतलब वो वाला ड्रग नहीं, मतलब है कि कंज्यूमेबल चीज़ें हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं। तो इस वजह से FDA जो है वो इन दोनों चीज़ें का गाइडलाइंस बनाते हैं और गाइडलाइन सेम है। चिप्स इस तरह से बनना चाहिए, इससे ज़्यादा शुगर हो या इससे ज़्यादा ये हो या इससे ज़्यादा वो हो तो हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे। अलग कंपनीज़ है, अलग फ्लेवर है, अलग तरह का चिप्स है, लेकिन दोनों चिप्स तो है और चिप्स का तो रूल एक ही है। बिल्कुल यही बात है। कंटेनर्स हैं, कंटेनर चाहे डॉकर का कंटेनर हो, चाहे रॉकेट का कंटेनर हो, चाहे किसी और का कंटेनर हो, कंटेनर्स तो कंटेनर्स ही है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को जो गवर्न कर रहा है वो है ओपन कंटेनर इनिशिएटिव, वो एक तरह से कंटेनर्स का गवर्नमेंट है। तो ये पॉइंट मैंने एक और अलग व्यू पॉइंट से मैंने समझा दिया है, मैंने वैसे पहले भी समझाया था। तो RKT या रॉकेट जो है वो एक और सॉफ्टवेयर है डॉकर की तरह, जो डॉकर के बाद आया, जो एक और कंटेनर इंजन को इस्तेमाल करता है। अब रॉकेट जो है वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देता है सिक्योरिटी, कंपोजिबिलिटी और ओपन स्टैंडर्ड्स को। तो इसका वजह यह है कि अब जाहिर सी बात है कि डॉकर जो है, डॉकर का मेन पर्पस यही था कि वो कंटेनराइजेशन करें, वो सबसे पॉपुलर बन गया है। लेकिन रॉकेट, अब जाहिर सी बात है रॉकेट इस्तेमाल ही क्यों करें, डॉकर ही सही है ना। तो रॉकेट ऐसा क्या फ़ायदा देता है जिसकी वजह से हम डॉकर को छोड़ के रॉकेट में स्विच हो जाए। इसका मेन वजह यही है कि उसमें सिक्योरिटी और कंपोजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी से मतलब है कि उसका ओवरऑल सिक्योरिटी जो मेजर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब कंटेनर्स ओवरऑल वर्चुअल मशीन जितना सिक्योर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट रॉकेट में ज़्यादा सिक्योरिटी है। कंपोजिबिलिटी मतलब है कि हम कितनी आसानी से कंटेनर्स को कंपोज कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से थोड़ा आसान होगा रॉकेट के अंदर। और कन्फर्मिंग टू ओपन स्टैंडर्ड्स। अब डॉकर जो है उसमें फिर भी लिब कंटेनर जैसी चीज़ें या कोई और ऐसी चीज़ें होंगे जो डॉकर ने अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एक तरह से ये चीज़ें स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है, लेकिन रॉकेट जो है उसने स्टैंडर्डाइज वर्जन्स को यूज़ किया है। इतना स्टैंडर्डाइज वर्जन को यूज़ किया है कि आप रॉकेट के थ्रू डॉकर कंटेनर इमेजेस को चला सकते हो। आप डॉकर इमेजेस को कंटेनराइज कर सकते हो रॉकेट के अंदर, क्योंकि रॉकेट जो है वो डॉकर से भी ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है OCI के रूल्स को। OCI के रूल्स को से मतलब ये है कि हर कंटेनर को इस तरह से वर्क होना चाहिए, हर कंटेनर का बनावट इस तरह से होना चाहिए। और क्योंकि डॉकर भी इस रूल को फॉलो कर रहा है और क्योंकि रॉकेट भी OCI के रूल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब डॉकर के रूल्स को फॉलो कर रहा है एक तरह से, तो इसलिए दोनों के जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है वो इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। मतलब है कि आप डॉकर का कंपोनेंट को रॉकेट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, रॉकेट का भी कंपोनेंट को आप डॉकर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये बुक फोकस करता है डॉकर को।
अब जो आपका कंटेनर रन टाइम होता है कुबरनेटिस के अंदर, वो जो आपका होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुबरनेटिस के अंदर डॉकर का सपोर्ट ही है। अब रिसेंटली कुबरनेटिस थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने लगा है रॉकेट को। अब ये तो 2017-2018 की बातें, हो सकता है कि अब कहीं ज़्यादा सपोर्ट आ गया हो। अब रॉकेट जो है वो एक जो जनरलाइज्ड कंटेनराइजेशन टूल है। अब डॉकर भी है, रॉकेट भी है, ये दोनों कंपेटिटर्स हैं। अब कुबरनेटिस जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ डॉकर के साथ चल सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉकर बेस्ड कंटेनर्स के साथ ही चल सकता है, ये बिल्कुल गलत सोच है। रॉकेट और डॉकर दोनों कंपैटिबल है कुबरनेटिस के साथ। तो इसका पॉइंट यही है कि कंटेनर्स ही होते हैं, चाहे रॉकेट का हो, चाहे डॉकर का हो, चाहे किसी और का हो। और कुबरनेटिस ऑल कंटेनर्स को सपोर्ट कर सकते हैं जो OCI के स्टैंडर्ड्स के ऊपर चलते हैं। इसलिए चाहे कोई तीसरा कंपनी भी क्यों ना आ जाए, कुबरनेटिस उसको मोस्ट प्रॉब्ली सपोर्ट करेगा। तो अब हम देखते हैं कुबरनेटिस के बारे में कि कुबरनेटिस इटसेल्फ क्या है। हम अभी पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 1.3 के ऊपर। मेरे ख्याल से ये आज भी ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इसको एक और क्लास तक ड्रैग करना पड़ेगा, क्योंकि अब जाके हम पहुँचे हैं कुबरनेटिस का इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि ये चैप्टर्स किस तरह से डिवाइडेड हुआ है। खैर हम देखते हैं, इंशाल्लाह अगर ख़त्म हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। अब जाहिर सी बात है कि माइक्रो सर्विसेज के लिए जो है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अब गूगल जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली दुनिया का पहला कंपनी था जिनको इतना लार्ज स्केल पे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर करना था। तो इस वजह से उन्होंने ही कुबरनेटिस बनाया ताकि वो हर चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। अब गूगल ने इनिशियली तो एक इंटरनल सिस्टम को डेवलप की थी जिसका नाम है बॉर्ग, ठीक है। तो इसका लेटर उसका एक नया वर्जन आया ओमेगा के नाम से। अब ये जो टूल्स है ये एप्लीकेशन डेवलपर्स को भी और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी हेल्प करते थे मैनेज एप्लीकेशंस और सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, क्योंकि उनका सिस्टम ही इतना बड़ा था। तो इसलिए ये उनके इंटरनल टूल्स थे। जिस तरह डॉकर का जो इनिशियली तो डॉकर डॉट क्लाउड का एक कंपनी था ना, IaaS या PaaS सर्विस में भूल गया हूँ, तो वो अपना एज एन इंटरनल टूल डॉकर को इस्तेमाल करते थे। तो ये बिल्कुल वही बात है। यहाँ भी जो आपके पास बॉर्ग और ओमेगा होता है, तो ये जो पहले इस्तेमाल करते थे, ये बॉर्ग और ओमेगा जो गूगल इस्तेमाल करता था, ये दोनों इंटरनल टूल्स थे। लेकिन अब इन दोनों इंटरनल टूल्स को जब एक्सटर्नल बनाया गया, जब इस तरह से बनाया गया कि अब हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो उसका एक नया ही आइडेंटिटी बन गया जिसका नाम है कुबरनेटिस। तो अब ये हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आसान करता था। अब जब आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स को इस्तेमाल करते हो, बहुत ही छोटे इम्प्रूवमेंट से भी मिलियंस बच सकते हैं। तो इसलिए ऐसा सिस्टम को बनाना, बॉर्ग या ओमेगा जैसे सिस्टम को बनाना, इसको इम्प्रूव करना, जाहिर सी बात है कि गूगल जैसा कंपनी के लिए बिल्कुल वर्थ था। अब क्योंकि बॉर्ग और ओमेगा सीक्रेट था, 2014 में गूगल ने कुबरनेटिस को इंट्रोड्यूस की। एक ओपन सोर्स सिस्टम है बॉर्ग और ओमेगा का और अदर इंटरनल गूगल सिस्टम्स का। मतलब है कि कुबरनेटिस जो है वो एक ओपन सोर्स वर्जन है बॉर्ग, ओमेगा और अदर गूगल सिस्टम्स का। तो बॉर्ग और ओमेगा के थ्रू कुबरनेटिस बना। मतलब है कि कुबरनेटिस जो है वो भी एक गूगल प्रोडक्ट है। अब कुबरनेटिस जो है वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो अलाउ करता है कंटेनर्स को डिप्लॉय और मैनेज करने के लिए। अब ये लिनक्स के कंटेनर्स और उसके फीचर्स पे रिलाई करता है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप विंडोज़ पे चलाते हो तो आपको WSL2 तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे तो वो लिनक्स पे ही रिलाई कर रहा है। अब क्योंकि ये जो ऐप्स है ये कंटेनर्स के अंदर चलते हैं, तो ये दूसरे ऐप्स को भी किसी भी तरीके से छेड़म छाड़ी नहीं करते दूसरे ऐप्स को, मतलब अपने तक ही रहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आइसोलेटेड ही हुआ है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप दो सेपरेट प्रोसेसेस को दो अलग अलग रूम्स के अंदर डाल दो। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक दूसरे को इंटरप्ट करे या डिस्टर्ब करे, क्योंकि रूम्स ही सेपरेट है। तो बिल्कुल यही चीज़ है, क्योंकि कंटेनराइज मतलब सेपरेट कंटेनर्स में डाला गया, इस वजह से ये दोनों ऑटोमेटिकली सेपरेट ही हुआ है। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए, क्योंकि उनका मेन क्लाउड प्रोवाइडर्स, क्लाउड सर्विसेज जो है उनके लिए कुबरनेटिस और डॉकर जैसे टूल्स को इस्तेमाल करना, कंटेनराइजेशन को इस्तेमाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनका मेन मोटो ही यही है कि वो हार्डवेयर और इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके थ्रू दी इंटरनेट, और साथ साथ में आइसोलेशन भी प्रोवाइड कर सकें इन्हीं एप्लीकेशंस का। अब कुबरनेटिस आपको एनेबल करता है ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को रन करना ऑन थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर नोड्स। मतलब है कि कुबरनेटिस जो है वो आपको एनेबल करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर नोड्स के थ्रू। और अगर वो सारे नोड्स एक ही, जैसे कि वो सारे नोड्स एक ही सिंगल कंप्यूटर हो, मतलब है कि वही बात है। कंटेनराइजेशन का मतलब है एक एप्लीकेशन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना, लेकिन यूज़र को ऐसा देखेगा कि ये एक बड़ा सा एप्लीकेशन है, उनको पता नहीं चलेगा कि ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे बना हुआ है या मोनोलिथिक पे।
अब कुबरनेटिस के थ्रू जब आप एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हो तो जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है वो वही होता है, चाहे आपके पास बहुत सारे नोड्स हो, बहुत सारे कंटेनर्स हो, या बहुत सारे पॉड्स हो, या बहुत ही कम हो, मैटर नहीं करता है, साइज़ मैटर नहीं करता है। जितने होंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन द वे ऑफ डूइंग इट, जिस तरीके से आप करते हो वो सेम ही रहता है। अब अगर हम कोड पे देखते हैं कि कुबरनेटिस करता क्या है, तो ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट व्यू है कुबरनेटिस का कि वो करता क्या है। अब कुबरनेटिस एक मास्टर नोड से बना हुआ है और एक वर्कर नोड और बहुत सारे वर्कर नोड से बना हुआ है, मतलब है कि एक मास्टर नोड बहुत सारे वर्कर नोड्स को कंट्रोल कर रहा है। अब जब डेवलपर जो है वो एक लिस्ट ऑफ ऐप्स को सबमिट करता है मास्टर को, मतलब है कि वो बोलता है कि मुझे ये एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, तो कुबरनेटिस मास्टर जो है वो इस डिस्क्रिप्शन को लेता है और इंडिविजुअली ईच वर्कर नोड को डिप्लॉय करता है, मतलब है कि ईच नोड को इंडिविजुअली डिप्लॉय करता है। और कुबरनेटिस मास्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सके। तो ये उसूलन फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा कंपोनेंट कौन सा नोड के ऊपर आता है, कौन सा नोड कौन सा कंपोनेंट के ऊपर आता है, वो मैटर नहीं करता है और ना ही मैटर करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ही यही है कुबरनेटिस और डॉकर जैसे टूल्स का कि डेवलपर को कुछ पता ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। जो भी कर रहा है वो मशीन खुद कर रहा है, अपना इंटेलिजेंस की वजह से कर रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ चल जाए, कोई मसले ना आ जाए, और अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा काम हो गया ख़त्म। अब डेवलपर जो है वो ये भी फिर स्पेसिफाई कर सकता है कि कुछ ऐप्स जो है वो साथ साथ चलना चाहिए, कुछ नहीं चलना चाहिए। कुबरनेटिस को ये चीज़ें जो है ये सेम वर्कर नोड के ऊपर डिप्लॉय करना चाहिए और कुछ चीज़ें को नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें को मैनेज करने का जो काम है वो कुबरनेटिस को ऑटोमेटिकली करना चाहिए। हमें ये सारी चीज़ें को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वरना हमारा पर्पस ही टूट जाता है कि हम डेवऑप्स को इस्तेमाल ही क्यों करें। डेवऑप्स का मतलब ही यही है कि हमें इन सारी चीज़ें के बारे में सोचना नहीं पड़े। तो अगर टूल इस सबको ऑटोमेटिकली डिसाइड नहीं करता है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। अब अगर हम चाहते हैं कि हम डेवलपर्स को हेल्प करें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे ही फोकस करना, तो ये भी एक और फ़ायदा है कुबरनेटिस और डॉकर का कि वो एप्लीकेशन डेवलपर्स को बार बार इसी पे ही डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं कि अभी आप ऑप्स के बारे में देखो, मतलब ये अभी मसला आ रहा है, वो अभी मसला आ रहा है। उनको ये मसला पड़ता ही नहीं है। इस सारे एप्लीकेशंस का मेन यही पर्पस है कि उनको कम से कम मसले हो ऑपरेशंस के अंदर और वो फुल फोकस दे सके या एटलीस्ट 90% फोकस दे सके एप्लीकेशन डेवलपमेंट को, और फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत देखना होता है वो फिर वो कभी कभी कर लेते हैं। लेकिन जो मेजर एक काम होता है, मतलब डॉकर और कुबरनेटिस के बगैर जो एक ऑपरेशंस मैनेजर को खुद करना पड़ता है, जो एक ऑपरेशंस टीम को खुद करना पड़ता है, इतने मसले नहीं होने चाहिए। तो मेन पर्पस यही है डॉकर और कुबरनेटिस का कि चलो मसले 100% ज़ीरो तो नहीं हो सकते लेकिन 90% कम हो जाए। तो कुबरनेटिस और डॉकर जो है वो ऑटोमेटिकली सर्विस डिस्कवरी, स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, सेल्फ हीलिंग और लीडर इलेक्शन और ये सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट करता है ताकि एप्लीकेशन डेवलपर्स को ये सब सारी चीज़ें में टाइम वेस्ट नहीं करें, वो अपना एप्लीकेशन पे फोकस करें और डॉकर और कुबरनेटिस उनके लिए ऑपरेशंस का काम को आसान करें ताकि वो उन पे टाइम वेस्ट नहीं करें। अब अगर डेवलपर जो है वो ऑप्स टीम को अगर कुबरनेटिस और एक मिनट, मेरा हेडफोन्स का चार्ज ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑप्स का टीम है उनको थोड़ा ज़्यादा आसानी हो, आसानी किस लिहाज से कि उनको जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मैनेज करना पड़ता है कि कौन सा एप्लीकेशन कितना रिसोर्सेज ले रहा है, वो काम उनके लिए आसान करने के लिए हम डॉकर और कुबरनेटिस को इस्तेमाल ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो कुबरनेटिस जो है वो आपका ऐप को समवेयर रन करेगा क्लस्टर के अंदर, और आपका एप्लीकेशन जो है वो क्योंकि केयर नहीं करता है कि वो किस नोड के ऊपर चल रहा है, कुबरनेटिस किसी भी वक्त कभी भी आपका ऐप को रिलोकेट कर सकता है क्लस्टर के ऊपर और वो ऑटोमेटिकली ऐप्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं ताकि रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा बेहतर हो सके। अब ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अगर मैं इंडिविजुअली अपने लॉजिक के हिसाब से अरेंज कर लूँ कि ये चीज़ यहाँ जानी चाहिए, वो चीज़ वहाँ जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं ये टास्क कंप्यूटर को दूँ तो 99% कंप्यूटर एक ऐसा सॉल्यूशन निकालेगा जो मुझसे ज़्यादा, जो मेरा सॉल्यूशन से बेहतर हो, चाहे थोड़ा ही बेहतर क्यों ना हो लेकिन बेहतर ज़रूर होगा। बहुत ही कम चांस है कि हम ह्यूमंस 100% परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढ सकें और बहुत ज़्यादा चांस है कि कंप्यूटर 100% परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढ सके। तो इसलिए हमारा एप्लीकेशन जो है वो केयर नहीं करता है कि वो किस नोड के ऊपर चल रहा है, और कुबरनेटिस जो है वो अपना ऐप को किसी भी वक्त रिलोकेट कर सकता है।
तो इसका फ़ायदा यही है कि वो जब अपना एप्लीकेशंस को खुद मिक्स एंड मैच करता है, जब हम नहीं कर रहे होते, जब एक मशीन कर रहा होता है, तो वो अपने हिसाब से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस सब को एडजस्ट कर सकता है। इसलिए ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हमारा CPU भी कहीं ना कहीं बच जाता है, हमारा रैम भी कहीं ना कहीं बच जाता है, क्योंकि ये सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, इंसान के ऊपर नहीं। सिस्टम गलती नहीं करते हैं, इंसान करते हैं, तो ये बात है। अब अगर हम बात करते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर के बारे में, मतलब है कि आर्किटेक्चर के बारे में, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कुबरनेटिस का इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में कि ये अंदर किस तरह से लगता है, ये अंदर किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन अब सच तो यही है कि आज का दिन जो है उस पर मैंने मेनली तो यही सोचा था कि हम 1.3 तक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम बंद करेंगे, क्योंकि 1.3.3 से जो है और ओवरऑल ये जो भी हमने पढ़ा है 1.3.2 1.3.1, ये मेरा प्लान नहीं था इस सबको आज का क्लास में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा नया टॉपिक है ना, इंट्रोड्यूसिंग कुबरनेटिस। तो मेरा सिर्फ 1.3 तक ही पढ़ाने का प्लान था। लेकिन अब क्योंकि मैंने देख ली कि वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है जो हमने डॉकर और कुबरनेटिस में ही पढ़ा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ रोकना थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि जो हमने चीज़ें डिस्कस की वो बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उनको एक दफ़ा रिवाइज़ करना बेहतर है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता है कि आज का क्लास बहुत ही शॉर्ट है, तो एक तरह से अच्छा है जो हमने पिछला क्लास में सब किया था, जो हमने इस क्लास में की, उन दोनों को एकदम पक्का करो, ताकि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है 1.3.3 से शुरू करें और इंशाल्लाह इस चैप्टर को फिर ख़त्म ही कर लें कल। तो हम थोड़ा स्लोली भी जा रहे हैं, ताकि हमें अब ज़्यादा सीधी सी बात, अगर हम थोड़ा स्लोली जाएंगे, हर चीज़ को मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि मार्क्स भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसलिए फिर हम 1.3.3 को कल ही शुरू कर लेते हैं। तो आज का क्लास होता है इधर ख़त्म। कोई भी सवाल था तो ज़रूर आप मुझसे पूछ लेना ग्रुप के ऊपर। और आज का क्लास मैंने लाइव नहीं ली, क्योंकि कोई आया नहीं था वो लाइव क्लास के अंदर, तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है रेन के इतने मसले चल रहे हैं और सब, तो अगर इंटरनेट किसी वजह से ख़त्म हो जाए, अब खैर बिजली भी ख़त्म हो सकती है, वो तो चलो बात ही अलग है, लेकिन बहरहाल अगर इंटरनेट ही सिर्फ ख़त्म हो जाता है तो भी फिर मैं तो गया, क्योंकि फिर मेरा जूम का कॉल कट जाएगा, मेरा जो रिकॉर्डिंग है उसमें मसला हट जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब इसको छोड़ ही देते हैं। मैंने जूम मीटिंग को बंद किया था और फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली अभी OBS से ही डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही डायरेक्टली कर रहा हूँ, ताकि इंटरनेट के ऊपर रिलायंस ही नहीं हो, तो इंशाल्लाह फिर कोई मसले ना आए। तो आज हमने ये पढ़ लिया है, तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1.3.3, हम 1.3.3 से ही शुरू कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर ग्रुप के ऊपर पूछ लेना, और फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।